हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ के अंदर आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पुरातत्विक संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। मतलब हमारा टॉपिक चल रहा है कि भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिली है वो किन किन स्रोतों से मिली है। तो हमने पढ़ लिया, वेद पढ़ लिए, जो आने वाले जो यात्री थे विदेशी यात्री पढ़ लिए, और हमने लेखक पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। मतलब जो पुरातात्विक संबंधित जो साक्ष्य हैं जिनसे हमें जानकारी मिली है वो कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे माना गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसका? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का क्या माना गया है? पिता माना गया है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोजाग कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य के नाम मिलते हैं। मतलब क्या है कि 1400 ईसा पूर्व अभिलेख है कौन सा? बोगाज कोई से किसका वर्णन मिलता है? देवता मित्र, वरुण और इंद्र के नाम मिलते हैं। मतलब कि जो 1400 ईसा पूर्व का जो बोगाज कोई अभिलेख है उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य के नाम मिलते हैं। आगे देखिए, आगे दोस्तों, मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत डोरस के वैश्यनगर वरुण स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है, भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? भारत के अंदर जब भागवत धर्म विकसित हुआ उसका जो प्रमाण कहाँ से मिला है? यमन राजदूत ओलियोडोरस के वैश्यनगर गरुड़ स्तंभ से मिला। कहाँ से मिला है? ओलियोडोरस के वैश्यनगर गरुड़ स्तंभ से मिला है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र आथिकुंभ अभिलेख के अंदर किया गया है। ये पूछ ले कि सबसे पहले भारतवर्ष का अभिलेख कहाँ किया गया है? आथिकुंभ अभिलेख के अंदर किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख सगोरा अभिलेख है। मतलब सबसे पहले जो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उल्लेख है। मतलब क्या है, जो सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगोरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सहगोरा अभिलेख। इसके अंदर क्या मिलता है कि संकट काल के दौरान जो खाद्य सामग्री उपलब्ध सुरक्षित रखने के का वर्णन मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई। मतलब सबसे पहले भारत पर जो हुण आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी कहाँ मिली है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। मतलब जो सती प्रथा का जो लिखित अभिलेख है कि सती प्रथा थी उसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। मतलब जो सातवाहन जो राजा थे उनका इतिहास है वो किस पर लिखा गया है? उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई है। मतलब जो रेशम बुनकर थे उनकी जो श्रेणियों की जानकारी वो कहाँ से मिली है? मंदसौर अभिलेख से मिली है। रेशम बुनकरों के श्रेणियों के भी जानकारी कहाँ से मिली है? मंदसौर अभिलेख से मिली है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। मतलब जो कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम है उससे क्या मिला है? गर्तवास का साक्ष्य मिले हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मतलब ये जो गर्तवास है इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जहाँ यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। मतलब क्या है, जो कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का मतलब एक गड्ढा घर के अंदर, उसके साक्ष्य मिले हैं। इसमें जब उतरने के लिए क्या व्यवस्था थी? इस गड्ढे के अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी और इसके अंदर क्या किया जाता था? जब कोई आदमी मर जाता था उसके साथ जो उसका पालतू कुत्ता था उसको भी दफना दिया जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। मतलब
प्राचीनतम जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। मतलब जो प्राचीनतम जो सिक्के थे उन्हें आहत कहा जाता है और साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता था? कांसारपण। क्या कहा जाता था? कांसारपण कहा जाता था। आगे देखिए, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। मतलब कि जो सिक्कों पर अपना जो वर्णन लिखना सबसे पहले किसने शुरू किया था? यवन शासकों ने शुरू किया था सिक्कों पर अपना वर्णन लिखना। ये देखिए अभिलेख है और उसके शासक के बारे में बताया गया है। हाथीकुंभ अभिलेख ये है कलिंगराज खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख ये है रुद्रमन का। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलसरी का। प्रयाग स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त का। अहेौल अभिलेख किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजयसेन का। हाथीगुम्बा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल का। जूनागढ़ किसका है? रुद्रमन का। नासिक है गौतमी बलसरी का। प्रयाग स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका? स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजयसेन का। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब जो समुद्रगुप्त है उसके जो सिक्के पर वह वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इससे क्या प्रतीत होता है कि वह संगीत प्रेमी था। आगे देखिए, अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मतलब जो अरिकमेडु है पुडुचेरी के निकट, उससे किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन के सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, कोलंबिया और जावा से स्थापित हुए थे। मतलब सबसे पहले भारत के जो संबंध है किससे स्थापित हुए थे? बर्मा, मालिया, कंबोडिया, जावा। मतलब किस किस से हुए थे? बर्मा, मालिया, मलाया, कंबोडिया और जावा से इस सबसे पहले भारत के संबंध स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण मतलब क्या, ये क्या बताना चाह रहा है कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनकी जो शैली है नागर शैली है और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनकी शैली द्रविड़ शैली है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः ये वेसर शैली कहलाती है। मतलब जो दक्षिण के मंदिर है उनकी शैली है द्राविड़ और जो उत्तर के मंदिर है उनकी शैली है नागर। और जो दक्षिणापथ के मंदिर है उन पर दोनों का प्रभाव पड़ा है, नागर और द्रविड़ का। तो ये जो शैली है नागर और द्रविड़, या कौन सी शैली कहलाएगी? दोनों से मिलकर वेसर शैली कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मतलब ये पंचायतन जो शब्द है किससे संबंधित है? मंदिर रचना और शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्यतः 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर। मतलब क्या है? पंचायतन जो नाम है वो किससे संबंधित है? ये जो वर्ड है पंचायतन, ये मंदिरों से संबंधित है। पंचायतन मंदिर कौन सा मंदिर होगा? वह पंचायतन मंदिर वह मंदिर होगा जो 4 और अन्य छोटे मंदिरों से घिरा होगा। वो कौन सा मंदिर होगा? पंचायतन मंदिर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर साइंस आती है, तो आप हमारी साइंस की सीरीज़ है जो NCERT की है, उसके अंदर हमने NCERT से इम्पोर्टेंट फैक्ट अपने हाथ से लिखकर और साथ ही MCQ क्वेश्चंस भी उसके अंदर करवा रखे हैं। तो आप इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार तैयारी कर रहा है इस प्रकार की साइंस की, तो आप उसे भी बताइए और उसे भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।